ओके स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में ई कैट एम डी कैट के लिए 2023 सेशन और इंजीनियरिंग कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट एज वेल एज मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो उसके लिए सेकेंड ईयर कोर्स हमने जो स्टार्ट किया हुआ है। तो सेकेंड ईयर कोर्स के अंदर आज जो हम डिस्कस करेंगे, लाइक दिस विल बी चैप्टर नंबर 5 ऑफ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। तो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 5 हमारे पास है, दिस इज़ कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आज इसके MCQs को हम डिस्कस करेंगे। तकरीबन 150 या 200 MCQs होंगे, सारे तो कर नहीं सकते 3 बजे तक। जितने होंगे 40, 50, 100 जितने उतने कर लेंगे, ठीक है। बहुत होंगे, जितने भी कर लेंगे बहुत होंगे, चूँकि 1 घंटा बहुत होता है एक MCQs के लिए, ठीक है। सो बाकी सारे आप खुद कर लेना, मैं आपको स्लाइड में बाकी क्वेश्चन दिखा दूंगा। तो केमिस्ट्री में हम चैप्टर 5 डिस्कस करने वाले हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में आप जानते हैं कि इन्हीं को हम लोग जो है वो कहते हैं, दीज आर द आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन्हीं को कहा जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ये सब बच्चे जानते हैं। और ग्रुप 1B से लेकर ग्रुप 8B तक के जो एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम लोग जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो हमारे सिंध बोर्ड में चैप्टर 5 हमारे पास होता है, इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। वैसे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, तो वो हमारे कोर्स में इंक्लूडेड नहीं होता है, तो उसके बारे में डिस्कस नहीं करते। तो एक आसान सा चैप्टर है, सिंपल है, जिसके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट हैं या थोड़ी बहुत केमिस्ट्री जिनको आती है उनके लिए चैप्टर बहुत आसान है। और जिसकी केमिस्ट्री बिल्कुल ज़ीरो है तो उसके लिए तो जाहिर सी बात है, कोई भी चैप्टर बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये भी बहुत मुश्किल है। तो लेकिन थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट आती है तो कोई मुश्किल चैप्टर नहीं, आसान है, ठीक है। जिसको चैप्टर 5 कहते हैं, वो हर चैप्टर ही आसान होता है अगर आपको प्रियोर लिटिल बिट नॉलेज अब आपको किसी भी टॉपिक के बारे में है तो देखते हैं कितने स्लाइड्स आज हम कर पाते हैं। तो क्वेश्चंस हमारे पास हैं यहाँ पर। तो जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा आपको किसी में मसला है तो आप मुझे रोक कर आप मुझसे पूछ लो कि ये कैसे हो रहा है, मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि मकसद समझना है चीज़ों को, मकसद आंसर करेक्ट आंसर तक नहीं आना है, ठीक है, वो तो आ ही जाएंगे। तो हेमेटाइट, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हेमेटाइट इज़ एन ओर ऑफ। हेमेटाइट किसका ओर है? IT जब भी आता है एंड में तो उसका मतलब मिनरल है, कोई भी कंपाउंड मिनरल है, ज़मीन के अंदर से निकाला जा रहा है। और हेमेटाइट, हेम जो वर्ड होता है ना, हेम, तो हेम का मतलब होता है लाइक आयरन, ठीक है। जैसे हेमोग्लोबिन जो है वो ब्लड में होता है, मेडिकल के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो उसके अंदर आयरन जो है वो मेन कंटेंट होता है, इसकी वजह से ब्लड रेड भी होता है, RBC जो होते हैं। तो हेमेटाइट किसका ओर होता है? तो सिंपल हम जानते हैं कि दिस इज़ द ओर ऑफ आयरन, वो नाम से ही पता लग जा रहा है, आयरन कोर। और हेमेटाइट का फॉर्मूला हमारे पास होता है, दिस इज़ Fe2O3, दिस इज़ हेमेटाइट। इम्प्योरिटी इसके साथ होती है, ठीक है। तो ये एक डी ब्लॉक एलिमेंट होता है आयरन, उसका ओर है हेमेटाइट। और चीफ और यही होता है, सबसे ज़्यादा हेमेटाइट ओर से ही आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये फर्स्ट हो गया। बाकी सेकंड क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन AR और 3D6 रिप्रेजेंट्स व्हाट। देखो 3D6 आ रहा है तो उसका मतलब कि इससे पहले हमारा 4s2 होगा, तो 4s2 3D6 यहाँ पर है ना। तो लाइक 6 इलेक्ट्रॉन है D पर। अच्छा, यहाँ पर से नीचे चारों ना आइंस दिए गए हैं ना, आइंस दिए गए हैं। तो क्रोमियम हमारे पास नॉर्मल क्रोमियम होता है 4s1 3D5। मैंगनीज जो नॉर्मल स्टेट हम, अच्छा अगर ये +1 कहा जा रहा है तो आपको पता है कि S से इलेक्ट्रॉन पहले निकलते हैं, उसके बाद D से। तो ये हमारे पास 4s0 3D5 हो गया। तो हमारे पास A तो नहीं होगा चूँकि 3D6 आ रहा है। मैंगनीज हमारे पास ये हो जाएगा 4s2 और 3D, ठीक है। मैंगनीज़ की बात जब हम करें ना तो लाइक मैं इसको नीचे बना देता हूँ ताकि आपको हर वक्त याद रहे। दिस इज़ साइंस टीचर वेरी क्रूल, मांगे फीस कॉपरेट नहीं, कॉपर जिंक, ठीक है। यही होता है हमारे पास जो फर्स्ट सीरीज़ है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, और यही सबसे इसी के बारे में MCQs आते हैं, इस फर्स्ट सीरीज़ के बारे में। तो जब हम इसको देखेंगे तो ये D1 है, ठीक है। तो ये हमारा D2 है, ये हमारा D3 है, ये हमारा D4 है, ये हमारा D5 है, ये हमारा D6 है, ये D7 है, ये D8 है, ये D9 है और ये D10 ऐसे ही होता है अगर आपको याद है थोड़ा बहुत। और S में आपको पता है ये S2D1, S2D2, S2D3, S2D4,
S2D5 ये वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन है, S2D6, S2D7, S2D8, S2D9, S2D10, मतलब 4s2 3d ऐसे करके आ रहा होता है, बात तो वही है। तो अच्छा यहाँ पर क्रोमियम में आपको पता है 4s1 और 3d5 कर देते हैं हम लोग बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी गेन करवाने के लिए, ये भी बड़ी आसान सी बात है। और कॉपर में भी आपको पता है कि S पर 1 हो जाता है और 3d पर 10 हो जाता है ताकि ये फुलफिल होकर स्टेबल हो जाए, ठीक है। ये जनरल बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास है इसकी। अगर हम इसको सेपरेट कर लें ऐसे करके तो देखो सेपरेशन भी कर लेते हैं थोड़ी सी ताकि मिक्स ना हो जाए आपस में, ओके। तो ये सेपरेशन हो गई, ओके। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंगनीज +2, मैंगनीज होता है S2D5, 4s2 3d5, और +2 का मतलब होता है ये 0 ये 2 हो गया, तो ये B भी नहीं है जो कि 3d6 लाना है। आयरन होता है 4s2 3d6, अब आयरन +2 में मतलब फेरस साइन है, तो क्या हो गया यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल के 0 हो गया, तो 4s0 3d6, तो ये हमारे पास C ऑप्शन करेक्ट हो गया कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d6 जिसके एंड में आ रहा है तो वो असल में आयरन +2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ गई बात? तो इस चीज़ के लिए आपको ये पता होना ज़रूरी था, वरना आप क़यामत तक इस आंसर तक नहीं पहुँच सकते। तो कहाँ लगा सकते हैं, बट आंसर करेक्ट पहुँचना है तो आपको ये पता होना चाहिए। और ये सबसे पहले दिन आप यही पढ़ते हैं जब आप चैप्टर 5 पढ़ते हैं, तो वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। उसके बाद कई बारी आती है मेटलर्जी ऑफ कॉपर, तो जनरल प्रॉपर्टी, तो फलाना ढिमकाना, तो सब बाद में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपको यही पढ़ना होता है, सिंपल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 60 बिलोंग्स टू, 60 एटॉमिक नंबर है, किस से बिलोंग करेगा, ओके। देखो हम ऐसे ही मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, मैं मतलब थोड़ा बहुत हमें पता है लैंथेनम एक एलिमेंट होता है La, ये 57 पे होता है, और 57 के बाद आगे 58, 59, 60 सारे लेंथेनाइट सीरीज़ चल रहा होता है, ऐसा ही है। तो 60 जिसका भी होगा वो कौन सा सीरीज होगी, लेंथेनाइट्स होंगे, वो लेंथेनाइट सीरीज़ होंगे। मतलब इसलिए कि मुझे तो आदत है, मैं पढ़ रहा हूँ इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है। अगर आपको शायद नहीं पता था तो आप याद रख लें, लेंथेनम 57 होता है, उसके बाद 14 एलिमेंट्स 57 से लेकर जो है वो 89 तक आपका जो है वो लेंथेनाइट सीरीज़ के एलिमेंट आते हैं, फिर 90 पे आपका आ जाता है आगे एलिमेंट, सही है। 14 एलिमेंट्स यहाँ पर आया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कलरलेस कंपाउंड्स आर गिवन बाय, इनमें से कौन सा कलरलेस कंपाउंड बनाते हैं, तो आसान है, सब जानते हैं, बिल्कुल। जिंक बनाता है कलरलेस कंपाउंड, क्योंकि जिंक के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, फुलफिल्ड उसका डी सबशेल होता है। क्योंकि जिंक के आप देखो ना तो S2D10 हो रहा है ना, तो फुलफिल्ड हो रहा है, तो इसकी वजह से डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई जिंक जो है वो वाइट कंपाउंड या कलरलेस कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है, ओके। उसके बाद हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज पजेस्ड बाय, सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें से कौन रखता है, पता है, मैंगनीज रखता है, +7, इससे हाई किसी की भी नहीं होती मैंगनीज। क्योंकि आपको पता है मैंगनीज हर तरह की रख सकता है ना, यहाँ देखो तो +2 भी रख सकता है, +3, +4, +5, +6, फिर 5 और 2 सारे इलेक्ट्रॉन निकाल के +7। तो इससे ज़्यादा ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं जाती, +7 से ज़्यादा। तो ये हाईएस्ट किसकी होती है, मैंगनीज की होती है। और मैंगनीज आपको पता है कि ये KMnO4 के अंदर ये +7 शो करता है अपना ऑक्सीडेशन नंबर, अगर आप जानते हैं थोड़ी बहुत बात तो, सही है। नेक्स्ट है ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ड्यू टू व्हाट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस वजह से बनाते हैं, इनमें से क्या रीज़न होता है उनके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने का, मतलब लाइक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के पीछे वजह क्या होती है, वाई दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, पता है किसी को? इसका ऑप्शन होगा C, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। इनके डी ऑर्बिटल्स खाली होते हैं, वैकेंट होते हैं, जिनमें वो इलेक्ट्रॉन पेयर को रिसीव करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीव करते हैं ना, तो ये वो रीज़न है वैकेंट डी ऑर्बिटल जिसकी वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। हम लोग इसी को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं अपने सेकेंड ईयर में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी यही होता है, सिंपल। नेक्स्ट EDTA डैश लिगेंड है, हेक्साडेंटेट लिगेंड है, जिसको NAD में आता है तो मल्टीडेंटेट लिखते हैं या पॉलीडेंटेट लिखते हैं, वैसे ही हेक्साडेंटेट है। इसकी डेंटिसिटी 6 होती है, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है ये। आगे स्ट्रक्चर बनाने के टाइम आएगा तो बना भी दूंगा, अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मसला सारे समझ में आ गए। तो वही है कि लिटिल बिट कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपके पास होने चाहिए, तो इंशाल्लाह इसमें कोई मसला नहीं आएगा, ईजी है, हो जाएगा, ठीक है। और जब ये लेक्चर्स आजकल मैं ये सीरीज़ डाल रहा हूँ उसी लेक्चर के ना, काफ़ी ज़्यादा बच्चे उसी लेक्चर को कराची में वॉच कर रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि सर इसको देखने के बाद हमें लेक्चर देखने की रीड नहीं होती आपकी, हमें समझ में आ जाता है। इससे क्या हो रहा है कि लेक्चर देखने का टाइम बच रहा है,
MCQs लेक्चर एक साथ प्रैक्टिस हो जा रही है, ये सबसे अच्छा फ़ायदा है। कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी, इसको हम बोलते हैं। वरना क्या होता था, पहले लेक्चर अलग देखते थे, फिर MCQs अलग सॉल्व करते थे, ये डबल टाइम वेस्टेज हुआ। 2 घंटे का काम 1 घंटे में हो रहा है, तो आसान है, दैट्स इट। तो बच्चे अब यही फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि टाइम भी नहीं है। वैसे डेट बढ़ी तो है, 10 सितंबर हो गई है। तो वैसे मैंने बताया था कि अनसर्टेनिटी थी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, हो गई, दैट्स इट, गुड। वैसे हम तो तैयार अपने आप को 27 के लिए रखना था हमें, लेकिन बढ़ गए तो बहुत अच्छी बात है, तैयारी का टाइम मिला, ठीक है। तो कंफर्म नहीं था शुरू में, कंफर्म उसके बाद जब स्टेटस लगा, उस वक्त PMDC के अपने पेज पर आया था, तो मैंने स्टेटस लगा दिया, वरना वो पेज पर कहीं पे भी नहीं था। तो फिर ऐसा फ़ायदा नहीं है फेक न्यूज़ फैला करना। लेकिन जब पेज पर आ जाए ना PMDC के, उसका मतलब ऑफिशियल है वो, फिर तो 100% वही होना है। वरना तो लोग शुरू में भी बोल रहे थे, लेकिन कंफर्म नहीं था ना, वो एक तरह से मीटिंग चल रही थी उस वक्त। और जब तक कंफर्म नहीं हो तो इंसान वर्ड सिनेरियो को जहन पे रखते हुए कम से कम डेट के लिहाज से तैयारी करे। चलो ये मिटा दे रहा हूँ मैं, लेकिन मिटा दिया बट ये शायद दोबारा बनाना पड़ जाए, पता नहीं, गलती से मिटा दिया। क्योंकि बहुत सारे सवाल आएंगे इसके अंदर जिसमें वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड होगी। कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर। कॉपर अपने कौन सी ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, पता है आपको इनमें से? चीफ ओर कौन सा है? वैसे ये सारे ओर ही कॉपर के हैं, लाइन से चारों। और हमने पढ़ा है कॉपर पायराइट ओर। कॉपर पायराइट ओर का दूसरा नाम क्या है पता है? चैल्कोपायराइट। तो यही हमारा बेटा कॉपर पायराइट भी होता है, यही हमारा चैल्कोपायराइट भी होता है। इसी का फार्मूला होता है CuFeS2। यही उसका चीफ ओर है, यहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू द सॉल्यूशन एंड लाइट येलो प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड, दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? सिल्वर नाइट्रेट की प्रेसिपिटेशन तो आपको पता है बेटा, बहुत आसान है ना। भी Cl नेगेटिव में Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। Cl माइनस में जब आप सिल्वर नाइट्रेट डालते हो तो वाइट PPT आती है, और Br माइनस में डालते हो तो फिर लाइट येलो आती है। इसी को लाइट येलो भी कहते हैं, इसी को डर्टी वाइट भी कहते हैं, इसी को कर्डी वाइट भी कहते हैं, इसी को ऑफ वाइट भी कहते हैं, इसी को क्रीम भी कहते हैं, इसी को बेच PPT भी कहते हैं। 10 लोग 10 नाम देते हैं इसको। मतलब मैं उसको ऑफ वाइट या डर्टी वाइट बोलता हूँ बच्चों को हमेशा। इसमें लाइट येलो लिखा हुआ तो मान लेते हैं इनकी बात भी। आयोडीन में होता है डार्क येलो PPT, तो ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। ये सिल्वर नाइट्रेट डालने पर आपने ज़िंदगी में कई बार ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया होगा, जब आप हलाइट टेस्ट करने वाले होते हैं। भले आपने ज़बरदस्ती किया होगा, टीचर बिला वजह डलवा दे रहे होंगे आपसे, आपको दिल नहीं कर रहा होगा, लेकिन बस डाल दिया यार, चेक कर लिया, आए प्रैक्टिकल करने तो कर ही लेते हैं। उस वक्त आप देखते हैं PPT, ऑब्जर्व करते हैं, तो क्या होता है कि Br माइनस के लाइट येलो या डर्टी वाइट PPT आ रहा होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। यही आयोडीन का डार्क येलो होता है और ये वाइट। ये 9वीं क्लास के बच्चे इसका जवाब देते हैं, और तुम लोग बड़े हो गए उस सवाल से। नेक्स्ट है, व्हेन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू पोटेशियम डाइक्रोमेट देन व्हाट हैपेंस? देखो, एक तो होता है कि पोटेशियम क्रोमेट पे जब आप सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करो, पोटेशियम क्रोमेट पे जब आप सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हो तो ये हमारे बन जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। लेकिन पोटेशियम डाइक्रोमेट में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करोगे तो क्या बनेगा पता है किसी को? अभी उल्टा नहीं जाएगा। क्रोमेट पे सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते डाइक्रोमेट बनता है। अब इस डाइक्रोमेट में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो पता है क्या बनेगा? चलो इसको याद कर लेना, ये इक्वेशन होती है असल में डाइक्रोमेट के अंदर। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। रेड क्रिस्टल्स ऑफ CrO3, क्रोमियम ऑक्साइड के, या क्रोमिक ऑक्साइड इसको हम कहते हैं, तो क्रोमिक ऑक्साइड के रेड क्रिस्टल्स ऑब्टेन होते हैं। इक्वेशन नहीं याद रखनी है, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालने से ऐसा होता है। बाकी ऊपर जो ए ऑप्शन है वो तो हमारा क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है। अगर कोई सवाल आता है तो बताऊंगा क्या है, ठीक है। चूँकि वैसे हम लोग जाहिर सी बात है कि लाइक डी ब्लॉक एलिमेंट्स को इतना डिटेल में नहीं पढ़ते सेकेंड ईयर में, चूँकि वो लास्ट चैप्टर होता है तो पहले इतना कुछ पढ़ा हुआ होता है कि फिर दिल नहीं करता पढ़ने का, तो डी ब्लॉक हम छोड़ देते हैं। लेकिन मसला है कि MCQs में थोड़ी ना कुछ छूटता है, वो तो कुछ भी पूछ लेंगे उठा के, उनकी मर्जी भाई, उनका राज, उनकी हुकूमत है। अब वो थोड़ी ना सोचेंगे बच्चे ने डी ब्लॉक आखिरी में पढ़ा होता है तो इतना नहीं पढ़ता, नहीं पूछो इससे MCQs, वो नहीं, वो कहीं से भी पूछ लेंगे। ये बड़ा मसला है कि, और जबकि जो सबसे अच्छा हम पढ़ते चैप्टर 1 और चैप्टर 2 सेकेंड ईयर में, वो है ही नहीं हमारे PMC सिलेबस के अंदर। ना हाइड्रोजन है ना पीरियोडिक टेबल है, सबसे अच्छा वही पढ़ते हैं हम, क्योंकि शुरू में क्लास वही सी की हो रही होती है, और जो एंड में पढ़ते हैं उससे उसको डाला है उन्होंने सिलेबस में। तो वो तो फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंग डाला है, तो उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है, ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स आर कलर्ड ड्यू टू डैश। ये तो आसान है, बता दो क्यों कलर्ड होते हैं ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग? क्या
सी तो नहीं होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स की वजह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। डी ट्रांजिशन, डी एक डी सबशेल की दूसरे डी सबशेल में ट्रांजिशन होती है ना, T2G से EG ऑर्बिटल की ट्रांजिशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन होती है। विच वन हैज़ पिंक कलर, इसमें से किसका पिंक कलर होगा? पिंक कलर किसका होगा? पिंक मतलब डार्क पर्पल होगा, पर मैग्नेट आइन का होता है ना यार पिंक कलर। और क्या पर मैग्नेट आइन क्या? सी ये रहा। किसी कहाँ से पर मैग्नेट? अबे भाई मैग्नेट आइन है, MnO4-2 है, इस आइन को हम लोग बोलते हैं मैग्नेट। मैग्नेट आइन जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, ये थोड़ी ना होगा। डी हो गया MnO4-1, दिस इज़ कॉल्ड पर मैग्नेट आइन। तो पर मैग्नेट आइन हमारे पास जो है वो होता है, दैट इज़ पिंक कलर का होता है। मैग्नेट आइन जो सिर्फ होता है ना, इसका कंपाउंड भी आपने पढ़ा होगा K2MnO4, यहाँ पे मैंगनीज +6 ऑक्सीडेशन नंबर पे होता है। ये पोटेशियम मैंगनेट है जो हमारा जो है वो ग्रीन कलर का होता है, और ये KMnO4 है पोटेशियम पर मैंगनेट, तो यहाँ मैंगनीज +7 पे होता है, ये होता है पिंक कलर का। पढ़ा होगा आपने, मैंगनेट पर मैंगनेट अलग अलग चीज़ें होती हैं, आया भी था आपके सेकेंड टर्म में इक्वेशन इसका। नेक्स्ट, K2CrO2O7 इज a strong oxidizing agent when it reacts with reducing agent Cr is reduced to dash। देखो पोटेशियम क्रोमेट एक आप सब जानते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसको हम लोग ऑर्गेनिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं अल्कोहल्स की, अगर आपको ऑक्सीडेशन करनी है ऑर्गेनिक में या फिर किसी और चीज़ की। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट आगे जाकर कन्वर्ट किस में हो जाता है, जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो क्रोमियम +2 आयन में ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है। कोई भी कंपाउंड क्रोमियम +2 वाला हमारे पास ये बना जाता है। तो +6 N होता है ना अभी, तो +6 से +2 पे आ जाता है, ख़ुद को रिड्यूस करता है। तो कह रहे हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जब ये रिएक्शन करता है रिड्यूसिंग एजेंट के साथ किसी भी, तो क्रोमियम जो है वो रिड्यूस किस जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर तक हो जाता है, तो ये +2 पे ऑक्सीडाइज वो रिड्यूस हो जाता है। तो खुद हमारे पास रिड्यूस हो रहा है, तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है। सही है, तो बस ये याद रखना है। इसी तरह से जब हम कहते हैं ना KMnO4 में क्या होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट में ये भी Mn+2 में हो जाता है, तो ये हमारा +7 से +2 पे जाती है, +6 से +2 पे जाता है, मतलब डिफरेंस है। तो दोनों ही हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पोटेशियम पर मैग्नेट भी और पोटेशियम डाइक्रोमेट भी। कलर अलग अलग होते हैं, ऑरेंज रेड होता है डाइक्रोमेट, और ये तो आपका पिंक होता है डार्क। ठीक है, समझ गए? बाकी कहानी आगे सुनाऊंगा जब कोई सवाल आते हैं। तो अब इस पर भी बात हम 2-3 घंटे कर सकते हैं खड़े खड़े, लेकिन आगे तो इतने सारे स्लाइड किस लिए बनाए, तो बिना वजह टाइम वेस्ट नहीं करो। समझ में आया कि MCQs होकर थोड़ा बहुत क्लियर आगे बढ़ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन इज इनकरेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से गलत स्टेटमेंट क्या है, क्या ये आप ढूंढ सकते हैं क्या? रॉन्ग स्टेटमेंट, बहुत आसान है। यह सही ऑप्शन में तो गलती है भाई। लिगेंड्स लेविस एसिड नहीं होते हैं, लेविस बेस होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं भाई, एक्सेप्टर थोड़ी ना होते हैं। लेविस एसिड तो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है जो एक्सेप्ट करता है लिगेंड से लोन पेयर को। सही है, तो लिगेंड्स लेविस बेस होते हैं। तो कॉन्सेप्ट अच्छे रखे, वरना 10 साल बाद भी MD कैट होगा ना तो आपके MBBS में नहीं होगा। अभी तो 10 सितंबर के हो रहा है ना, 10 साल बाद भी नहीं होगा। कॉन्सेप्ट जिसका जो नहीं बनाना चाहता उसका क़यामत तक नहीं बनता, और जो बनाना चाहता है वो 10 दिन में बना लेता है। सिंपल सी बात है। तो कॉन्सेप्ट बनाना ज़रूरी है, ये याद रखिएगा, आज नहीं तो कल। स्टेनलेस स्टील किसका अलॉय है? बिल्कुल सही कहा आपने, बी, आयरन, क्रोमियम और निकल। सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे आयरन है, सेकंड नंबर पे क्रोमियम होता है, थर्ड नंबर पे निकल होता है। ऐसे ना NED में आता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन। नेक्स्ट, इन सिल्वरिंग ऑफ मिरर Ag2O इज रिड्यूस टू मेटेलिक सिल्वर बाय। बस सिंपल, सिल्वरिंग ऑफ मिरर में क्या इस्तेमाल करते हैं? टॉलेंस रिएजेंट यूज करते हैं। 1 मिनट, बट आई थिंक इसका आंसर सी होना चाहिए। इस सवाल को छोड़ते बाद में करते, छोड़ो उसको। सी होगा वैसे इसका आंसर, लेकिन अभी थोड़ा सा मुश्किल सवाल आ गया इसमें। इसका कोई आसान सवाल आगे आएगा ना तो वहाँ समझाऊंगा इस बात को। ठीक है, ये क्यों, ये चूँकि यहाँ पर रिड्यूस इसको ग्लूकोज कर रहा होता है, समय एल्डिहाइड कर रहा होता है, बट अभी फ़िलहाल छोड़ते हैं।
ठीक है, तो इसका बी नहीं होगा लेकिन 100% सी होगा। अगर किसी को समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ओके, द करेक्ट, उसका सी होगा। ठीक है, द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन। ये बताओ, आसान सवाल का जवाब दो ना, पहले आसान आसान करते हैं, मुश्किल बाद में देखेंगे। द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ मैंगनीज, ये तो बता दो, आसान है। असेंडिंग ऑर्डर हमें बतानी है, कम से ज़्यादा की तरफ जाना है। ऑक्सीडेशन नंबर चेक करें, अब टाइम लगेगा। कम से ज़्यादा ना, असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8। +7 +6 कट गया, ये तो है नहीं, उल्टा चल रहा है। +6 +7 प्लस कितना, -2 +4 कट गया। चलो ये भी तो काट ही दिया मैंने। +2 +4 +6 +7 सी, ऐसे ही आएगा। कैसे निकाला, पता लग रहा है? पता लग रहा है क्या कर रहा हूँ मैं इसके ऊपर? निकालना पड़ता है ये। ठीक है, आप देख लीजिएगा निकाल कर इसको। समझ गया? तो ये बड़े इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज़ है, करते हैं। पहली बार देखा होगा आपने सब एमसीक्यूज़ जो आपको दिख रहे, लेकिन अच्छे हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एमसीक्यूज़ है, मज़ा आता है। नेक्स्ट है, इन फोटोग्राफी द फिक्सर कंटेन्स अ सॉल्यूशन ऑफ डैश कॉल्ड हाइपो। हाइपो किसे कहते हैं? पिछली क्लास में भी बताया था एस ब्लॉक एलिमेंट्स में। हाइपो क्या होता है भाई? क्या होता है? ABCD ए, यस, Na2SO3.5H2, दिस इज कॉल्ड हाइपो। ठीक है, फिक्सर होता है, ये फिक्सिंग करता है फोटोग्राफी में। शॉर्ट नोट अगर आपने याद किया फोटोग्राफी पे तो ये काम करता है। When potassium permanganate is added to a solution of iron salt and KMnO4 does not colorize, hence iron is present in। ये मुश्किल सवाल है, चलो अब आ गया तो बता देते हैं। जब KMnO4 को एक आयरन सॉल्ट में ऐड किया जाता है और KMnO4 डीकलराइज नहीं होता, इसका मतलब आयरन प्रेजेंट है इस फॉर्म में। देखो, ये रहा हमारा KMnO4, ये रहा हमारा Fe+2 आयन। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा, खुद को रिड्यूस करके Mn+2 आयन बन जाएगा, और आयरन ऑक्सीडाइज होकर फेरस से क्या बन जाएगा? फेरिक। तो ये हमारा इसका जो होगा कलर जो है वो पिंक होगा, लेट्स से वॉट एवर, हम इसको पिंक कह लेते हैं, डार्क पिंक। इससे ये हमारा Ml+2 आयन बन जाएगा, जो हमारा क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा, मैंगनीज सल्फेट। अब कहने का मकसद है कि आप कह रहे हैं कि आयरन सॉल्ट से रिएक्शन तो कर रहा है। जैसे ये शुरू में हमारे पास FeSO4 ले लेते हैं इसमें, तो ये हमारा Fe2SO4 बन जाता है ना, फेरिक सल्फेट। ये तो हो रहा है यहाँ पर +2 से +3 में कन्वर्ट हो जा रहा है। लेकिन अगर हम ऐसा कर लें कि KMnO4 लें और सॉल्ट यहाँ पर डायरेक्ट क्या ले लें? फेरिक सल्फेट। अब फेरिक सल्फेट ले लें, अब तो जाहिर सी बात है Fe+3 और फर्दर ऑक्सीडाइज तो हो ही नहीं सकता। +2 को +3 कर सकता है KMnO4, लेकिन +3 को +4 थोड़ी ना कर सकता है। तो कह रहे हैं कि जब KMnO4 को ऐड किया जा रहा है आयरन सॉल्ट सॉल्यूशन में और KMnO4 डीकलराइज नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब ये जो आयरन है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट पे एग्जिस्ट करता है? तो कौन से इसमें? +3 में। बहुत ट्रिकी सवाल है, मैं तो पढ़ाता रहता हूँ केमिस्ट्री, तो मुझे लग रहा है कुछ नहीं, लेकिन ये बहुत ट्रिकी सवाल है। ठीक है, इसमें आपको पता लगना चाहिए कि लाइक रिडॉक्स रिएक्शन किस तरह से होते हैं। तो ये +2 पे जाए +3 है, बात समझ में आ रही है कैसे हुआ ये सवाल? तो लाइक तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी हाई ऑक्सीडेशन पे मौजूद है। +2 को कर सकता था, बाकी माइनस पे तो होता ही नहीं ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का। दैट्स इट। अब आ जाओ नेक्स्ट, कोरोजन इज फास्टेस्ट इन। बहुत आसान, ये तो रट्टा है। हाँ, आयरन में बेहतरीन कॉन्सेप्ट हो तुम लोगों का, सब डॉक्टर बनोगे। गलत है। आयरन जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है उसमें ज़्यादा कोरोजन है, सबसे रिएक्टिव आयरन है इसके अंदर। ये सोडियम क्या तेल बेचने के लिए आया यहाँ पे क्या? ये सोडियम यार दुनिया जानती है, सोडियम 9th क्लास का बच्चा जानता है सोडियम इज़ हाईली रिएक्टिव मेटल, और तुम सोडियम को आयरन पे कंपेयर कर रहे हो यार बैठ के। सोडियम सेकंडों में कोरोड करेगा, इसको हफ्ता लग जाएगा कोरोड होने में। ये तो यार कॉमन सेंस वाला सवाल है, ये तो ऐसे ही बच्चे दे देते हैं यार सवाल 9-10 के।
तो ये ऐसे नहीं बताओ ना, फिर गलत बात है, फिर क्या करोगे टेस्ट पास तुम लोग। विच वन इज़ फेरोमैग्नेटिक, इसमें कौन सा फेरोमैग्नेटिक है, सोच के बताओ भाई, 3 सेकंड बाद बताओ फेरोमैग्नेटिक कौन सा है। फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट आपको पता है कौन से ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, 8 बी ग्रुप के एलिमेंट। 8 बी ग्रुप क्या होता है, आयरन, कोबाल्ट, निकल। तो देख लो इसमें से कोई है क्या, आयरन है, ये फेरोमैग्नेटिक हो गया, दैट्स इट। ज़्यादा जो अट्रैक्ट करता है मैग्नेट को अपनी तरफ, ठीक है। अगर आयरन नहीं होता तो कोबाल्ट या निकल लगा लेते हैं, दैट्स इट, हो जाता। ऑक्सैलिक एसिड ऑन रिएक्टिंग विद KMnO4 इज एसिडिक मीडियम चेंजेस टू। तो देखो ऑक्सैलिक एसिड को अगर हम KMnO4 से रिएक्शन कराएंगे, जैसे KMnO4 लिया, ऑक्सैलिक एसिड लिया, C2H2O4, ये होता है ना ऑक्सैलिक एसिड। अब ये इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करके पता है क्या बनाते हैं, CO2 बनाता है। तो ऑक्सैलिक एसिड जब ऑक्सीडाइज होता है तो वो जाकर कन्वर्ट किस में होता है, CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में। अगर आपने इसकी रेडॉक्स रिएक्शन जब हम करते हैं ना ऑक्सैलिक एसिड और KMnO4 के बीच में, तो ऑक्सैलिक एसिड हमारा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे Fe+2 Fe+3 बनता है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो आपको लग पता जाएगा कि इसमें ज़्यादा ही आ रहा है, जैसे ये हमारा +4 आ रहा है, इसमें आप इससे कम आ रहा होगा, निकाल नहीं रहा मैं, डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो कह रहे हैं कि ऑक्सैलिक एसिड के रिएक्शन जब KMnO4 से करते हैं एसिडिक मीडियम में, तो ऑक्सैलिक एसिड जो है वो किस में चेंज हो जाता है, तो वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है, हमेशा CO2 में। नज़रों से गुजरा होगा आपके कभी ऐसी तरह की क्वेश्चन, ये आपने फर्स्ट ईयर की टाइट्रेशन में किया भी होगा। ऑक्सैलिक एसिड वाली टाइट्रेशन जो होती है ना, उसमें इक्वेशन लिखते भी थे, हीट करते थे जिसमें फ्लास्क को टाइट्रेशन करने से पहले एक ही यही वाला रिएक्शन होता, इसमें हीट करना पड़ता था टाइट्रेशन में, वरना सब डायरेक्ट हो जाता था बिना हीट किए। तो ये वही इक्वेशन है जो आपने जर्नल में लिखी थी। तो मसला समझ में आ गया सारे, बहुत आसान सवाल है पहला यहीं का स्लाइड का, कि क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है किसमें, +6 ऑक्सीडेशन नंबर किस में आ रही है क्रोमियम की, ए में आ रही है क्या, CrO4-2, चेक कर लेते हैं। CrO4 = -2, Cr -8 = -2, Cr = +6 आ रहा है। लेकिन क्या पता बी में भी आ रहा हो, चूँकि ऑल ऑफ दिस लग के आपको परेशान करेगा। तो बी भी चेक, अगर बी हुआ तो 100% सी देखेंगे नहीं, ऐसे ही टाइम बचाएंगे अपना, क्यों टाइम इतना ज़िंदगी में थोड़ी ना। Cr2O7 = -2, Cr × 2, मुझे पता है कि ऑल ऑफ दिस ही है सिंपल, लेकिन आपको दिखा रहा हूँ। -14 = -2, Cr × 2 = +12, Cr = +12/2 +6, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। इट्स डी ऑप्शन, क्योंकि दोनों प्लस ABC आ गया तो C तो आना ही आना है, C नहीं आया तो सवाल वाले की गलती है, हमारी गलती थोड़ी ना। सही बात है ना भाई, A और B में टिक करने से बेहतर होगा फिर कि हम D में टिक करें। ऐसी बात है ना, मान लेते हैं कि C नहीं आ रहा है, फिर भी हम A B दोनों को टिक नहीं करेंगे, दोनों को सर्किल नहीं करेंगे, हम D में टिक कर देंगे। हम घुमा नहीं रखेंगे कि C में उनसे गलती हो गई, ऐसे ही है ना भाई। हाँ, 2 को अंडरलाइन नहीं कर देना, 2 को सर्किल नहीं कर देना ऐसे, मतलब बबल शीट के अंदर, वरना फिर तो 100% आंसर गलत है, क्योंकि 2 सवाल 2 करेक्ट नहीं हो सकते कभी भी। ओके, IUPAC नेम कॉम्प्लेक्स नेमिंग आपने एक पढ़ी होगी, उस पर सवाल आ रहे, 4 नाम दिए मैं आपको बताने, करेक्ट नाम क्या है अगर आपका IUPAC नेमिंग आती है। 1 मिनट, ये C थोड़ा मैं सही कर लूँ, ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है भाई, ये CO है, कोबाल्ट है। आप सही बता सकते हैं नाम इसका, बताइए, देखिए ABCD कौन सा नाम होगा इसका, नहीं आता है तो बताइए, बता देता हूँ। डी तो होगा नहीं भाई, C होगा, नहीं। देखो पोटेशियम हेक्सा, क्या C बोला किसी ने, 100% गलत। नाइट्रेटो इज NO3, 100% गलत C। अब 2 ही बच गया, 50-50 मारो और क्या। ए चेक करें, कर लेते हैं। पोटेशियम हेक्सानाइट्रो कोबाल्टेट, सही है। अच्छा, नाइट्राइटो तो होता ही नहीं, तो कोबाल्टेट और 3 आ ही जाएगा इसके अंदर, ये सही है, ए ऑप्शन। तो फिर नाइट्राइटो तो कुछ भी नहीं होता ना, सही है, ए ऑप्शन करेक्ट है। C नहीं होता भाई, नाइट्रेटो NO3 होता है लिगेंड में, NO2 जो होता है ना बेटा, इसको याद रखो, नाइट्रो होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्जन ऑफ दिस इनटू दिस इज ब्राउट अबाउट बाय। मतलब क्रोमेट को डाई क्रोमेट बनाना है, दिस इज क्रोमेटाइन,
क्रोमेट आयन है जो येलो कलर का होता है, इसको बनाना है डाइक्रोमेट। अभी बताया मैंने आपको क्रोमेट को डाइक्रोमेट बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल। और फिर डाइक्रोमेट को वापस क्रोमेट बनाना तो बेस ऐड कर लेते हैं कुछ, KOH NaOH कुछ भी, ठीक। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कंपाउंड दिस इज, इतना बड़ा कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन नंबर बताने। कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं? व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये आता है आपके सेकेंड ईयर में भी आया था। कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेटेड टू मेटल। मेटल को जितना इलेक्ट्रॉन पेयर मिलता है उसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। लिगेंड से, वाटर से आपको पता है वाटर मोनोडेंटेट लिगेंड है, 2 तो यहाँ से मिल जाएगा। अमोनिया भी मोनोडेंटेट होता है, 1 लोन पेयर देता है, तो 2 यहाँ से मिल जाएगा। OH भी हमारे पास 1 लोन पेयर देता है, नेगेटिव 1 चार्ज होता है इसके अंदर। OH पे नेगेटिव 1 चार्ज होता है, तो 1 हमें यहाँ से मिल जाएगा। Cl भी मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, 1 यहाँ से मिल जाएगा। 2 2 4 5 और 1 6, तो हमारा 6 हो गया ये। इसको नहीं देखेंगे एनाइन को, हमेशा लिगेंड से लेता है, एनाइन कैटाइन से नहीं लेता कभी भी लोन पे, ठीक है। अब ये आपको पता होना चाहिए था कि वाटर मोनोडेंटेट है, अमोनिया मोनोडेंटेट है, ये मोनोडेंटेट है, ये भी मोनोडेंटेट है। बाइडेंटेट भी होता है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाता है, जैसे इथाइल डाइअमाइन वगैरह, है ना भाई। उसके लिए ये होता है कि मैंने इसके अलग से एक वीडियो बनाई होती है, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस, 60-70 हज़ार बच्चों ने देखा हुआ है वो कराची के, तो वो वीडियो आप देखोगे ना तो सेट हो जाएगा। आप बोलोगे यहाँ कराने तो बाद में करा भी दूंगा, लेकिन मसला नहीं है। बट ये एक कॉन्सेप्ट है, आपने जो फर्स्ट टर्म में पढ़ा होगा, नहीं तो MCQs तो आता ही है, या तो आप रट्टा मारते होगे फिर सेकेंड टर्म में, उसको मुझे नहीं पता। कोऑर्डिनेशन नंबर का आया था, पिछले साल भी आया था, इस साल भी आया था, उससे पिछले साल भी आया था, क्योंकि हम और बच्चे हमेशा कन्फ्यूज़ होते थे ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर में। ऑक्सीडेशन नंबर तो है जो ऊपर निकाल रहे होते हैं ना चार्ज लगा के, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कितना इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटामेटम को मिल रहा है। और इसके लिए डेंटिसिटी का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है कि मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होता है, बाइडेंटेट क्या होता है। ज़्यादातर लिगेंड तो मोनोडेंटेट ही है, बाइडेंटेट तो गिनती के हमारे उंगली में गिन लोगे। इथाइल डाइअमाइन बाइडेंटेट है हमारा, और ऑक्सीलेटो जो आता है वो बाइडेंटेट होता है, C2O4। बाकी तो सब मोनोडेंटेटेड, और बाकी ट्राइमराई तो होता ही नहीं है, बस हेक्साडेंटेट में एक EDTA होता है। बाकी तो पूरी दुनिया ही मोनोडेंटेट लिगेंड से भरी हुई है, सब मोनोडेंटेट थे, सही है। लेकिन बाई भी होता है, कहने का मकसद है मेरा ये नहीं कि पत्थर पे लकीर डाल दो, सबने बोला मोनोडेंटेट होता है सारा। बाई भी होता है, हेक्सा भी होता है, ठीक है, और आएगा। ये तो आसान हो गया था सवाल, सारे मोनोडेंटेट थे, तो मसला आगे बढ़े। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का सवाल आता है, लास्ट ईयर भी MD-CAT में आया था, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा था, तो इस साल भी पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A transition element X has electronic configuration this in +3 oxidation state. Its atomic number is dash. ओके, तो कह रहे +3 में किसकी है यार, ये बड़ा मसला करते हैं, बनाना ही पड़ेगा दोबारा, एक तो मिटा क्यों दिया पता नहीं, मैंने ऊपर ही बना देता हूँ ताकि मिटाने की ज़रूरत ही ना पड़े। साइंस टीचर वेरी क्रूल, मांगे फीस कॉपरेट नहीं कॉपर जिंक। दोबारा देख लें कैसे बना रहा हूँ। एटॉमिक नंबर बताना है, ये 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ऐसे ही होता है। फर्स्ट सीरीज ओके, 4s2 3d1, 4s2 3d2, यार छोटा ही लिखना पड़ेगा। s2d1, s2d2, s2d3, s2d4, s2d5, s2d6, s2d7, s2d8, s2d9, s2d10। ओके, अब क्या है इसके अंदर, यार इसको स्टेबल करते हैं, ठीक है, ये स्टेबल करो सबसे पहले, तो ये पंचायत करता है वो यहाँ पर, ये कॉपर, इसको भी सही कर लो पहले से ही, ठीक है, अब सही हो गया। हम कह रहे हैं कि एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर बताना है, वो एलिमेंट X है, कोई भी हो सकता है इनमें से। 3d4 आ रहा है, लेकिन उसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो S का निकला है और एक D से निकल रहा है, तो कहने का मकसद होगा कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक में शुरू में क्या होगी,
4s2 और 3d5 होगी। जब ये +3 चार्ज आया होगा तो 2 यहाँ से और एक यहाँ से निकला होगा तो 3d4 हो गया होगा इसका, ऐसा ही है। तो आप देख लो कि 4s2 3d5 क्या है यहाँ पर, मैंगनीज। तो एटॉमिक नंबर क्या है इसका 25। मतलब सीधे में उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने बोला कि इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये कॉन्फ़िगरेशन, तो हमने उसको 3 इलेक्ट्रॉन वापस कर दिए तो पता लग गया कौन सा एटम। सही है। तो ट्रिक बता रहा था कैसे निकला। ये सब इतने बच्चों वाले सवाल नहीं है, थोड़ा सा मेहनत तो करनी है ना यार। नेक्स्ट है विच वन इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe+3। डायरेक्ट देख के कर लेते हैं ऊपर से। Fe+3 ये आयरन, 2 यहाँ से निकालो, एक यहाँ से निकालो, S0D5, 4s0 3d5 कहाँ है, 4s0 3d5 है, कहीं भी नहीं है क्या? ये क्या हो गया, 4s2 3d6, यही है ना आयरन, +3 बोल रहे हैं। तो +3 का क्या मतलब है, यहाँ पर 0 हो गया और यहाँ पर 5 हुआ ना, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो 4s0 3d5 ये रहा ना, ये आएगा ये सही से D। 4s0 नहीं लिखा हुआ उन्होंने, बट एक सपोज यही कर रहे हैं कि 4s0 है। AR क्यों लिखा हुआ है, चूँकि आर्गॉन के बाद को इस तरह से होता है ना बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, उसके बाद 3d फलाना कुछ भी। यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा 6 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है। तो ये हमारे पास ये यहाँ से यहाँ तक जो आएगा ना हमारे पास, 4s भी हटा दो, सॉरी, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये 18 हो गया। तो 18 आपको पता है आर्गॉन का होता है। तो यहाँ से यहाँ तक लिखने के बजाय AR लिख देते हैं कि इसके आगे से। बहुत शॉर्टकट मार रहे हैं ना, लिखने में टाइम लगता है वरना। तो ये तरीका होता है, देखा होगा अक्सर आपने ऐसा लिखा होता है, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन के आगे से लिख रहे हैं। तो मतलब ये AR लिखा हुआ है, मतलब यहाँ तक तो पहुँचे हुए 18 तक। सही है। कभी कभार AR के अलावा भी Ne लिखा होता है, नियॉन, कभी क्रिप्टॉन की R लिखा होता है, तो उसके आगे से मतलब। सही है, शॉर्टकट करने के लिए बस, और कुछ नहीं है। हेमेटाइट हैज़ फार्मूला अभी बताया था, सी ऑप्शन Fe2O3। ठीक है, गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक, इसमें से कौन सा डायामैग्नेटिक है? अब देखो डायामैग्नेटिक कौन होता है, जो करंट पास, जो सॉरी करंट कह रहा हूँ, जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता। और वो होंगे जिसमें ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो फिर बेटा वो डायामैग्नेटिक है। अब देखते हैं कि सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास किस में आ रहे हैं। ऑल द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी पेयर्ड ना, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, कोई ऐसा ढूंढते हैं। अब देखो S3+3 4s2 3d1 है ना, ये +3 का मतलब ओके पहले ही आ गया क्या, +3 मतलब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, पीछे सारे पेयर्ड चले जा रहे, समझ गए? तो ये A ही हो गया, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पेयर्ड हो जाएंगे ना पीछे। बाकी इन सब में आप देखोगे, घर जाके देख लेना, सब में पेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे। सही है, दिखा नहीं रहा मैं, ठीक है, भरोसा करो ऐसे ही होगा। नेक्स्ट, तो टाइम में आगे सवालात करो कुछ। ठीक है, तरीका मैंने बता दिया, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायामैग्नेटिक, इसमें सारे पेयर्ड होंगे, क्योंकि ये तो 0 हो गया ना, तो पीछे सारा फुलफिल हुआ होगा, यहाँ तक मतलब लाइक 3p6 तक। सही है, सारे पेयर्ड आ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन Ki, देखो टेस्ट में मैं नहीं जाऊँगा, टेस्ट देने के लिए आप बैठोगे, आप बोलो सर को ले जाएंगे 54, तो ऐसे सर करके आ जाएंगे, तो भाई मैं तो नहीं जाऊँगा ना, तुम्हें बैठना है, तुम्हें आना चाहिए कि क्या, मैं तो कर लूँगा पूरे 54 सही, लेकिन आपको वो सवाल सही करना है ना, मुझे थोड़ी ना करना है यार। तो आप खुद समझो ना कि मैं क्या बता रहा हूँ, कैसे मैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, वो स्किल्स अपने अंदर जनरेट करो। कि व्हेन Ki रिएक्ट्स विद KMnO4 इन बेसिक मीडियम, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन चेंजेस एज डैश। KMnO4 है, उसका रिएक्शन जब हम Ki से करेंगे, अब जाहिर सी बात है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारा KMnO4, तो K+ है I- है, तो उसको ऑक्सीडाइज करेगा और ये जो आयोडीन बन जाता है फ्री स्टेट में ना हमारे पास। तो ऑक्सीडेशन नंबर -1 से क्या हो जा रही है, आयोडीन की 0 हो जा रही है। ठीक है, तो -1 से 0, ये ऑप्शन करेक्ट। तो इसी तरह से ऑक्सीडाइज होता है आयोडीन, हमेशा Ki हमेशा I0 मतलब फ्री स्टेट पे आ जाता है, तो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जा रही है, सिंपल।
In the complex this, the oxidation numbers of platinum atom in former and later part of the compound are respectively. दो कंपाउंड है, एक ये है एक ये है, इसमें और इसमें दोनों में प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है ये बतानी है, कॉमा कॉमा करके। क्या इसमें ज़ीरो नहीं निकल जाएगा क्या? तो इसमें ज़ीरो निकलेगा तो उसका 100% +4 ही निकलेगा। देखो ना देखो तो ज़ीरो वाला कोई है ही नहीं। सिंपल ट्रिक है ना, और क्या है। ज़ीरो वाला को तो निकल भी रहा है भाई, सर आपको करना नहीं आ रहा है इसलिए आप ऐसा बोला। ऐसा कोई नहीं है बेटा, ये लो +4 आ गया, सही है। तो ये इसलिए नहीं बोलता कि मुझे नहीं आएगा, मैं कैसी बता रहा हूँ ट्रिक, आप लोगों को शॉर्टकट देता हूँ। सही है, हो गया 0 और प्लस हो, ये तो आता है ना करना दोनों कंपाउंड के। नेक्स्ट है विच वन डज नॉट बिलोंग टू ऑक्सीडेशन बाय KMnO4 इज एसिड है, क्या बोलो? विच वन डज नॉट बिलोंग टू ऑक्सीडेशन बाय KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। जब KMnO4 जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करेगा तो उनमें से क्या चीज़ नहीं होगी? ओके, क्या चीज़ नहीं होगी बताएं ज़रा, क्या चीज़ नहीं होगी? सोचे, स्लाइटली सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हल्का सा। देखते हैं क्या कौन जीनियस बैठा हुआ है क्लास में इस वक्त जो डॉक्टर बनेगा। बताएं इसमें से क्या चीज़ नहीं होगी KMnO4 के ऑक्सीडेशन पर जब KMnO4 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ हो रहा होगा। बता दें, बता दें, सोच के बताएं। ओफो, सी क्या कह रहे हैं? सी कह रहे हैं क्या? बी कह रहे हैं क्या? तो क्या कुछ तो होगा, मैं चेक करूं क्या? नहीं आ रहा। बी बताओ तो सही, बी तो बी बोलो, मैं ही चेक कर ले तो बता ही कुछ नहीं, कॉन्फिडेंस ही नहीं है। पिंक कलर डीकलराइजेस, ये तो होना ही है। गया Mn+7 चेंजेस टू Mn+2, बिल्कुल सही बात है। तभी तो KMnO4 आपका जो है ना वो Mn+2 में चेंज हो रहा है, तो क्या हो रहा है? +7+2 बन रहा होता है। बी हो ही नहीं सकता जो बी बोल रहे, गलत आंसर है। गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, तो +7+2 बनेगा ही तब 7 में से, बल्कि क्या, नहीं नहीं नहीं, सी गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन ना। ओके, +7 से +2 हो रहा है ना, तो लॉस हो रहा है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है कि KMnO4 खुद रिड्यूस करेगा। रिडक्शन क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो गेन तो हो रहा है, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन तो नहीं हो रहे ना बेटा, 5 हो रहे हैं। 5 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं ना +7 से +2 बनने के लिए, तो सी तो नहीं है। गेन तो होगा लेकिन 5, 3 नहीं। ठीक है, +7 से +2 करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे उसको, 3 नहीं चाहिए होंगे। ABC कट गया, डी चेक करते हैं। तो जो BC कह रहे थे सब खत्म है आंसर। अब या तो डी है या तो E है। NO2 इज चेंज कन्वर्टेड टू NO3-, मतलब ये हम चेक करते हैं क्या इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है इस वक्त। तो ये KMnO4 को जब यूज़ करेंगे तो KMnO4 खुद रिड्यूस होगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। देखिए NO2- ये कन्वर्ट हो रहा है NO3- में। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी पड़ेगी यहाँ पर। N-4 = -1, N = +4 -1, N आ गया हमारे पास क्या बेटा? +3, NO3 N -8 सॉरी -6 = -1, N = +6 -1, N = +5। +3 से +5 जा रहा है तो ऑक्सीडाइज हो रहा है ये, इसका मतलब डी भी होगा। ई ऑप्शन करेक्ट है, नॉन ऑफ दिस। ये सब होता है जब KMnO4 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं। मसला है कॉन्सेप्ट, बहुत मसला है, बहुत टाइम चाहिए, 1 साल और चाहिए तैयारी करने के लिए लग रहा है। 1 साल कम पड़ गया आप लोगों को। तो ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर, चूँकि यार बच्चे ऐसे बैठे हुए यार, तुम लोग जिसको 180 185 मारना है यार, 190 मारना है, ऐसे बच्चे बैठे हो। सारे कराची के टॉपर तो बैठे भी नहीं है 90% बना के कि सर 160 भी आ गया, 155 भी आ गया तो हमारा तो सिलेक्शन है। अब होता तो चलो मसला नहीं था, तुम लोग परसेंटेज ही ऐसी बना के बैठे हो 150 190 चाहिए यार, खेल थोड़ी ना बचेगा। बोलने मुँह से बोल दिया 185 आ गया, बेटा बहुत ख़तरनाक कॉन्सेप्ट चाहिए हर सब्जेक्ट का, सिर्फ इसका नहीं, फिजिक्स का, बायो का, सब का। तो मेहनत करो। कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ X इन
दिस कंपाउंड इज डैश। देखो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर और देखो कोऑर्डिनेशन नंबर मुश्किल होता है, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो आंसर तक पहुंच जाओगे। ऑक्सीडेशन नंबर तो निकाल सकते हैं, -2 ये रहा, ये इसका 0 हो गया, ये -1, -1 और -2 क्या हो गया, -3, तो x का क्या निकल गया, +3 निकला। इन्वर्स निकलता है, शॉर्टकट ऐसे निकालते हैं, बट मसला फिर दोबारा आ गया यार। मुझे लगा बाकी आएगा तो बच जाएंगे, अब कोऑर्डिनेशन नंबर में निकालो बैठ के। अब चूँकि तो 3 तो आ ही रहा ना, +3 अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन में 10 है कि 6 है, चेक करना पड़ेगा। उसके कॉन्सेप्ट सही कर लो, यही कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना वो सल्फेट जो है हमारे पास मोनोडेंटेट लिगेंड है, ये 5 + n = 6 होगा हमारे पास, तो सी ऑप्शन करेक्ट आएगा। उसको सही कर लो, उसको मोनोडेंटेट हर जगह कर लेना सल्फेट को। नेट पर तो यही आ रहा है, बुक में है नहीं लिखी हुई कहीं जगह पर ये बात। नेक्स्ट है द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज एग्जिबिटेड बाय द ट्रांजिशन मेटल विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डैश। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है, मैंगनीज की होती है, S2D5। तो ढूंढो S2D5 कहाँ है, S2D5 बी ऑप्शन सही है, NS2 और N-1D5। हाईएस्ट इसी की +7 आएगी। A metal is left exposed to the atmosphere for some time. It becomes coated with green basic carbonate. The metal must be. अब ये सोचिए, कह रहे हैं कि एक मेटल को, कोई भी मेटल है X, कोई भी मेटल है, हवा में छोड़ दिया गया थोड़ी देर के लिए, उसमें हुआ क्या कि ग्रीन कलर का पाउडर जमा हो गया है। ये कौन सा मेटल है, जोर से बोले। ग्रीन जंग किस में लगता है, किस सब्सटेंस में, सही बोलो, कॉपर में। यस, डी ऑप्शन। कॉपर के अंदर जो कोरोजन होती है वो ग्रीन कलर की होती है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का बताया था ना, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है मुजस्मा आज़ादी न्यूयॉर्क में USA के अंदर, तो वो ब्राउन कलर की थी जब फ्रांस ने उसको गिफ्ट किया था, बाद में फिर वो ग्रीन हो गई है पूरी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो पूरा मुजस्मा आज़ादी है अमेरिका का, वो ग्रीन किस वजह से हो गया, बिकॉज ऑफ द ग्रीन बेसिक कार्बोनेट लेयर उसके ऊपर से नीचे तक पूरी चढ़ी हुई, जो 100 ईयर्स से ऊपर हो गए उसको लगे हुए अमेरिका में। कॉपर मैट कंटेन्स मेनली, मैट में क्या चीज़ होती है, दो चीज़ें होती, मैट में बल्कि एक ही चीज़ होती है ना। मैट क्या होता है बताया था पीछे भी, Cu2S Q+ सल्फाइड होता है। ये मेटलर्जी ऑफ कॉपर के अंदर जो स्मेल्टिंग जब हम करते हैं ना तो मैट निकलता है Cu2S Q+ सल्फाइड, फिर इसके बेस्मराइजेशन करते हैं तो वो ब्लिस्टर कॉपर आपके पास आता है, देन उसके इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो प्योर कॉपर आता है। ये मेटलर्जी ऑफ कॉपर से MCQs आया है। सही है भाई, समझ गए, एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया, ब्रोंज इज अ डैश। ब्रोंज क्या है इसमें से, बताएं। ब्रोंज, कांसी, क्या होता है ब्रोंज, कांसी, उसको तलाई भी कहते हैं। थर्ड पोजीशन वालों को दिया जाता है ना, ब्राउन कलर का होता है ब्रोंज। तो ब्रोंज क्या है, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड तो है, चूंकि अलॉय होता है, अलॉय सारे इंटरस्टिशियल कंपाउंड नहीं है, नॉन स्टोचोमेट्रिक भी होगा, इंटरस्टिशियल है। तो अब ये ऑप्शन देख लेते हैं, अगर ये ऑप्शन भी हुआ तो ऑल ऑफ दिस, वरना बोथ बी एंड सी। एन अलॉय ऑफ कॉपर, जिंक एंड टिन, ये गलत है, ऑप्शन ही करेक्ट है, चूंकि ब्रोंज आपके पास सिर्फ कॉपर और जिंक का अलॉय होता है, बस ये दो चीज़ें होती है ब्रोंज में। और जो कॉपर और टिन होता है ना, वो अलग अलॉय हमारे पास होता है, उसको पता है क्या बोलते हैं, ब्रास बोलते हैं, जिसको उर्दू में तुम लोग घर पे बोलते हो पीतल, ठीक है। तो अलग अलग एक अलॉय है ये, तो उसका ई ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विच वन इज इनकरेक्ट अबाउट द रिफाइनिंग ऑफ ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर को जब रिफाइन करते हैं, लास्ट स्टेप जो होता है कॉपर की मेटलर्जी का, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो करते हैं, उसमें से क्या बात इनकरेक्ट है उस लास्ट स्टेप के लिहाज से। उसमें हम लाइक इस तरह से लाइक यूँ मतलब करते हैं ना, एक इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इधर से ऐसे लगाते हैं, फिर ये एक मेटल लगाते हैं नॉर्मल कॉपर, एक ब्लिस्टर कॉपर लगाते हैं ऐसे करके, फिर इसमें फिर ये बैटरी से जोड़ देते हैं उसको बाय मीन्स ऑफ अ सेल, ठीक है। इसमें फिर हम जो है वो कॉपर सल्फेट यूज़ करते हैं एज ए इलेक्ट्रोलाइट, प्लस हाइड्रोजन सल्फेट भी यूज़ करते हैं,
करंट 1.3 वोल्ट का पास करते हैं। और फिर इसमें ये हमारा एक एनोड होता है, कैथोड होता है। जो एनोड होता है वो हमारा होता है ब्लिस्टर कॉपर, और जो कैथोड होता है वो हमारा होता है प्योर कॉपर, 100% प्योर। तो करंट पास करते हैं तो क्या होता है कि सारी तो जितना भी कॉपर है वो यहाँ से एनोड से कैथोड की तरफ मूव करता है। कॉपर आइंस यहाँ एनोड है ना, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है। कॉपर आइंस कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके कॉपर +2 में कन्वर्ट होते हैं। सारा जो इसका जो भी कचरा वचरा है ना, जो सब नीचे बैठ जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एनोड मड, एनोड का कीचड़। और फिर ये क्या पर यहाँ पर आता है कैथोड है। कैथोड पे हमारे पास होती है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, यही कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। देखते ही देखते यहाँ पर चारों तरफ कॉपर की एक लेयर बननी शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि ये सारा कॉपर ख़त्म हो जाता है। इस तरह हमारा ब्लिस्टर कॉपर जो है वो 100% प्योर कॉपर में कन्वर्ट होता है। अगर आपको याद हो तो ये सब कुछ होता है, शॉर्ट में बता रहा हूँ। आप बताओ इसमें से कौन सी बात इनकरेक्ट है? अब तो बता दो, अब तो पूरी कहानी सुना दी, अभी भी नहीं पता चल रहा। हाँ जी, क्या होगा? डी, नॉन ऑफ डी और ई कह रहा हो। ब्लिस्टर कॉपर एंटर्स ऑक्सीडेशन होता है ये। इलेक्ट्रोलाइट ये है, होता है ये। इम्प्योरिटीज लेफ्ट बाय ब्लिस्टर कॉपर आर कॉल्ड एज स्लज और एनोड मड। बिल्कुल सही, यही तो बता रहा था। कॉपर +2 आइंस आर ऑक्सीडाइज्ड एट प्योर कॉपर रॉड। प्योर कॉपर रॉड पर Cu+2 आइंस ऑक्सीडाइज का हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, रिडक्शन हो रही है ना भाई, गेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, रिडक्शन हो रही है, तो डी ऑप्शन होगा। ये नहीं होता, बोल तो नहीं लिखा हुआ तो रिडक्शन हो रही है यहाँ पर कॉपर +2 आइंस की। ई कहाँ से आ रहा था? नॉन ऑफ दिस, जितना बता के भी नहीं बता सक रहे हो। तो क्या, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, समझ गया आप? तो ये ब्लिस्टर कॉपर की हमारे पास जो है वो लाइक रिफाइनिंग है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है जिसको हम कहते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन द एनाइन आर डैश। दोनों चीज़ें फिर से बतानी है, ऑक्सीडेशन भी और ये लाइक पहले ऑक्सीडेशन बता देते हैं। Cr है और ये एक को ऑक्सीलेट का होता है -2, 3 का हो जाएगा -6 इक्वल टू -3, तो क्रोमियम आ गया +3। अब यार ये तो B भी हो सकता है और D भी हो सकता है। अब आ जाते हैं हम इसके कोऑर्डिनेशन नंबर पर। अब ये तो 100% ऑक्सीलेटो आइन है, ये बाइडेंटेट ही होता है, 100% बाइडेंटेट है। तो 2 एक तो 2 देता है, तो 3 ऑक्सीलेटो कितने देंगे? 6 इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे, ठीक है। तो +3 और 6 हमारा भी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो सल्फेट का मसला आ रहा था, बट ये तो होता ही ऑक्सीलेटो हमारा बाइडेंटेट है 100%। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल इन दिस इज डैश। सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर बतानी है। तो ऑक्सीलेटो फिर आया 2 × 3 क्या हो गया? 6 हो गया, फिर से डी, सही है। इन अल्कलाइन मीडियम KMnO4 ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड टू डैश। अल्कलाइन मीडियम में मतलब जो भी मीडियम है KMnO4 ऑक्सीडाइज करेगा आयोडाइड को। अब ये बताया तो था आज ही, +Ki है ना, ये आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड, I2 बन जाएगा, नॉर्मली आयोडीन में चेंज कर देगा इसको, तो क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन, आयोडीन में चेंज होगा ये, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से I-1 से I0 हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। और करने वाला कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, खुद रिड्यूस हो रहा है ये। अमंग द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल आइंस द वन वेयर ऑल मेटल्स आइन हैव 3d2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज डैश। इनमें से बताएं चारों में से सब के 3d2 वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन किस में आएंगे? सब के वैलेंस 3d2 ही आ रहा होगा, सब का। टाइटेनियम +2, ओके D2, ओके पहला तो ये तो D2 आएगा। वेरिडियम +3, बिल्कुल D2 आएगा इसका भी। क्रोमियम +4, एक यहाँ से, 2 यहाँ से,
बल्कि एक यहाँ क्रोमियम प्लस, अच्छा एक यहाँ से 3 यहाँ से, ठीक है D2 सही है। मैंगनीज +5, 2 यहाँ से 3 यहाँ से, सही तो है, सही कहा यमुना ने, डी ही है। ओके ईजी है, दिस इज नॉट रॉन्ग। समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोटेशियम फेरी साइनाइड। अच्छा ये तो कॉमन नेम है, ठीक है। देखो एक होता है K4FeCN6, ये तो पोटेशियम हेक्सासायनोफेरेट है वैसे IUPAC में देखा जाए तो। कॉमन नेम में इसका नाम अगर आपने लैब में यूज़ किया है तो इसका हम लोग बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। लैब में जब हम यूज़ करते हैं उसको ये नाम देते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। लाइट येलो कलर का होता है ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड। और एक होता है रेड टाइप का कलर का होता है, ये होता है K3FeCN6। K3FeCN6 को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड पोटेशियम, चूँकि फेरिक आयन है तो दिस इज कॉल्ड पोटेशियम फेरीसाइनाइड, ठीक है। यहाँ आयरन प्लस लाइक 2 में आ रहा होगा, यहाँ +3 में आ रहा होगा। तो पोटेशियम फेरीसाइनाइड क्या होता है K3FeCN6, तो यह हमारे पास भी ऑप्शन करेक्ट होगा। K4FeCN6 क्या होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो फेरोसाइनाइड और फेरीसाइनाइड दोनों अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं लैब के अंदर। यूज़ किया होगा आपने, पता नहीं अल्लाह जाने कहाँ यूज़ किया होगा, कॉलेज में क्या यूज़ करवाते हैं समझ में नहीं आता, बच्चे को नाम ही ये नहीं पता क्या क्या यूज़ कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट एन आयरन ओर, इसमें से कौन सा आयरन का ओर नहीं है? तुक्का, तुक्का जिंदाबाद। हेमेटाइट Fe2O3 कट गया, मैग्नेटाइट Fe3O4 कट गया। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटाइट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखता है। लेमोनाइट ये Fe2O3 ही होता है, .3H2O इसके साथ आता है, हाइड्रेटेड है ये, नॉन ऑफ दिस। लेमोनाइट भी असल में आयरन का ही और होता है, ठीक है। तो बस हाइड्रेटेड है, मतलब वो हेमेटाइट की तरह होता है, बस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। जैसे आपने नहीं पढ़ा था बॉक्साइट हो गया, डायस्पोर हो गया, कोरंडम हो गया, इबिसाइट हो गया, ये सब भी Al2O3 होता है बट डिफरेंट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ, ऐसे ही लेमोनाइट। जी इसमें 2 होना चाहिए था, आपने इस -4 की वजह से कहा है नहीं। कोऑर्डिनेशन नंबर जब हम निकालते हैं ना तो हम बस यह देखते हैं, ये -4 काम आएगा हमारा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या चीज़ है? जस्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेटेड बाय लिगेंड टू सेंट्रल मेटल एटम। अब उसमें ये चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं होता, उसके ऊपर कुछ भी लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है। बस उसमें हम ये चेक करते हैं बाइडेंटेट है तो 2 दे रहा है तो 3 6 देगा, बस खत्म, दैट्स इट। डेंटिसिटी पता होना चाहिए बस आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताने के लिए। बाकी जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो पूरा वर्कआउट फॉर्मूला लगाते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये तो आसान सवाल है यार, बताओ जनरल कॉन्फ़िगरेशन 1 से 8 तक के एलिमेंट्स की क्या होगी? क्या होगी बेटा बताओ, सोचो, ये तो किया होगा याद। ए तो नहीं होगी, सी होगी। क्यों? चूंकि NS1 भी तो होता है समटाइम्स, क्या नहीं दिख रहा आपको? तो NS1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, क्योंकि क्रोमियम और कॉपर के केस में तो NS1 आता है ना, 2 थोड़ी ना आता है। तो ये सी ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, एक ही बनिस्बत, ठीक है। थोड़ा तेज़ी में फैसला नहीं करे तो इसलिए कहते हो ये बिला वजह बैठे बैठे गलत होते हैं सवाल, बिला वजह में। ओके, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज, सबसे प्योर आयरन कौन सा होता है इनमें से पता है? स्टील। स्टील तो बेटा इम्प्योर होता है, अलॉय है, राउट आयरन। सबसे पहले जब ब्लास्ट फर्नेस से आयरन निकलता है तो वो होता है पिग आयरन। जब उसको फर्दर रिफाइन करते हैं तो बनता है कास्ट आयरन। उसको फर्दर रिफाइन करते हैं 3rd स्टेप पे तो बनता है राउट आयरन। ये प्योरेस्ट फॉर्म है। क्या बताया? द मोस्ट अबंडेंट ट्रांजिशन एलिमेंट इज डैश। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा है जी?
आयरन है, सही है। एल्यूमिनियम नहीं होगा क्योंकि ये ट्रांजिशन नहीं है, ठीक है। क्योंकि बाकी जिंक कॉपर इतना ज़्यादा नहीं है जितना आयरन है, तभी तो कॉपर सस्ता है, महंगा, सॉरी महंगा है, कम है आयरन सस्ता है। नेक्स्ट है ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। क्यों, ये तो अभी चला गया। सी ड्यू टू डी डी अनपेयर डी डी इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइडेंटेड एंड न्यूट्रल लिगेंड। बी है ना, इथाइलाइन डाइयामाइन, EN जिसको हम लोग कहते हैं, तो इथाइलाइन डाइयामाइन तो NH2 होता है, फिर CH2 CH2 NH2 होता है, ऐसे ही होता है ना। पहली बात तो न्यूट्रल होता है ना, चूँकि ऑर्गेनिक लिगेंड है, और बाइडेंटेड भी होता है चूँकि एक लोन पेयर यहाँ नाइट्रोजन से मिलता है कि यहाँ से निकलता है इसका। तो ये इथाइलाइन डाइयामाइन EN जिसको हम शॉर्ट में आपने याद किया होगा, ये न्यूट्रल भी है और बाइडेंटेड भी है, सही है। मसला नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट ट्रांजिशन मेटल्स। तो आसान सा सवाल होगा, इसमें से कौन सी बात गलत है ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में। क्या, डी, दे डू नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी, बिल्कुल सही, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं ये। नेक्स्ट इन मेटलर्जी ऑफ कॉपर स्लैग इज प्रोड्यूस विच इज डैश। स्लैग, क्योंकि जब स्मेल्टिंग करते हैं ना ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, कॉपर की मेटलर्जी करते हो तो नीचे से तो मैट निकल जाता है C2S, ऊपर स्लैग बच जाता है। स्लैग क्या होता है पता है किसी को? C होता है ना, चूँकि आयरन ऑक्साइड जो है ना वो सिलिका से रिएक्शन करता है तो FeSiO3 बनता है, याद आया कुछ? तो ये FeO स्लैग बनकर रिमूव हो जाता है ऊपर से, बाकी Cu2S नीचे से निकल जाता है मैट। नेक्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स मैंगनीज हैज़ ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू दैट ऑफ आयोडीन इन Ki4। ओके, कह रहे बताए इनमें से कौन से कंपाउंड है जिसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन नंबर उतनी ही है जितनी आयोडीन की KiO4 में है। तो पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि आयोडीन का KiO4 में कितना है। ये हो गया +1, ये हो गया -8, तो आयोडीन का क्या आ गया, प्लस का 7 आ गया बच्चों। +7 हमें पता है पोटेशियम पर मैंगनेट में होता है, तो कहाँ है पोटेशियम पर मैंगनेट, ऐसे ही लगा दिया अभी, समझ गए। तो लोग घुमा के पूछा, सवाल वही कर रहे थे कि बताओ मैंगनीज की उतनी ऑक्सीडेशन नंबर किस कंपाउंड में जितनी Ki4 में आयोडीन की। तो पहले की तरह पूछ लिया उसको, बात तो वही है, सही है। जो कॉन्सेप्ट अच्छे हैं ना तो आप कहीं से भी घुमा के पूछे ना, आप आंसर दे सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट बुरे हैं तो बहुत मुश्किल होती है सारे सवाल को सॉल्व कर। इस कंपाउंड को IUPAC नेम बताइए। ये क्या है, आखिरी में आइन लगा हुआ है, अच्छा ओके, चलो देखते हैं बता सकते हो कि नहीं, एंड में फंसोगे NI में। शुरू का तो बता ही दोगे, एंड में देखना, सारी कहानी एंड में होगी, आखिरी में। देखो ClO माइनस ClO2 माइनस ClO3 माइनस ClO4 माइनस, ये कौन सा आइन होता है पता है? सबके आइन के नाम पता है आपको? क्या क्या आइन है ये? दिस इज कॉल्ड हाइपो क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड क्लोरेट, दिस इज कॉल्ड परक्लोरेट। समझ गए? याद रखो, रट्टा लगा लो। ओके, तो ClO2 एंड में मतलब क्या आना चाहिए? क्लोराइट। तो C और D तो कट गया, आप बताओ। हाँ, ये होगा टेट्रामाइन डाई। अच्छा, पहले क्या आएगा? ओके, क्यों? अच्छा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कर लिए। आपको याद है मैंने कुछ बताया था आपको, शायद यही बात बताई थी कि अगर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल, देखो ये अगर हम उसमें बात करें ना, सिंध बोर्ड के अकॉर्डिंग बात करें तो वहाँ आपको पता है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का सिस्टम नहीं है। सिंध बोर्ड में क्या है, अगर न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो न्यूट्रल लिगेंड पहले, और अगर कॉम्प्लेक्स में कैटाइन या एनाइन मौजूद है तो नेगेटिव लिगेंड पहले आएगा। याद आया कुछ? सिंध बोर्ड के अकॉर्डिंग यही बात है।
अगर ये JSMU ये टेस्ट कंडक्ट करती है इस साल का और सिंध बोर्ड से करती है तो हमें सिंध बोर्ड को फॉलो करते हुए आंसर देना पड़ेगा, शायद ऐसे ही कुछ होगा, ऐसे ही है ना। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, डाइसायनो टेट्रामाइन क्रोमियम 2 क्लोराइड। अगरचे वो बात भी सही है फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंग, पहली वाली अल्फ़ाबेट डायरेक्ट फॉलो कर लो, ऐसा ही ना। ये तो बड़ा मसला था, इस पर अलग वीडियो मैंने पूरी बनाई थी अगर आपको याद हो तो, कि नेमिंग के लिए, चूँकि तकरीबन 1000 मैसेजेस आए थे मेरे पास कि सर ये क्या सिस्टम चल रहा है, बुक में कुछ लिखा हुआ है, आप कुछ बता रहे हैं, फला टीचर कुछ बता रहे हैं, पहले क्या लगेगा, क्या कौन सा लिगेंड, अल्फ़ाबेट फॉलो करें क्या। तो मैंने एंड में यही बताया था कि भाई सिंध बोर्ड के अकॉर्डिंग तो यही है कि नेगेटिव लिगेंड पहले आएगा अगर कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स में कैटाइन या एनाइन मौजूद है। तो सिंपल वही फॉलो कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इंटरनेशनल रूल क्या है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। इस साल सेकेंडरी की बुक चेंज हुई है, उसके अंदर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ही है। इस साल जो बुक चेंज हुई है अभी आई है जो कल परसों में, उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से ही लिखा हुआ है, क्योंकि वो न्यू रूल को फॉलो कर रहे हैं 2005 के बाद जो आया है IUPAC। लेकिन आप लोग जो ओल्ड बुक से दे रहे हैं तो आप लोग ओल्ड बुक फॉलो कर रहे हैं। चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं भाई, देखो पॉलीडेंटेट तो होते हैं, सी हट गया, न्यूट्रल नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, तो डी ऑप्शन हो गया। चिलेटिंग लिगेंड्स के अंदर चिलेट याद है ना, आया भी था MCQs, तो वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर प्लैटिनम का इसमें निकालिए, ये तो 0 हो गया, ये 1 का -2 होता है, 4 का -4 तो 4 निकल के आ गया, ऐसे ही बता दे रहा हूँ यार। ये थायोसल्फेट है ना, H2O3 का -2 होता है, तो 2 का -4 हो गया, सही है। ये तो इतनी बार आ गया, अब तो आ जाना चाहिए। द प्लेसमेंट ऑफ जिंक कैडमियम एंड मरकरी इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज नॉट प्रॉपर बिकॉज ऑफ डैश। जिंक कैडमियम मरकरी डी ब्लॉक में रखा गया, सही नहीं रखा गया, क्यों क्यों भाई। ये 1B 2B ग्रुप के एलिमेंट है ना, जिनको सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है, याद आ रहा है कुछ। जिंक कैडमियम मरकरी, जिंक कैडमियम मरकरी, दे आर नोन एज सूडो ट्रांजिशन मेटल्स। क्यों कहते हैं, वैसे तो बहुत सारे आंसर हो सकते हैं ना। करेक्ट आंसर इसका, बेस्ट आंसर इसका बी है कि दे आर डी ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है, डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होता है ना बेटा, S2D10 ये रहा जिंक। इसकी वजह से ना ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन की भी नहीं करते, कलर्ड कंपाउंड भी नहीं बनाते, तो रीज़न ये है। तो बेस्ट आंसर तो यही हो गया ना बी, बजाय इसके कि हम C या D लगाएं, सही है। तो जब बी लगाया तो खुद ब खुद C और D भी हो गया ऑटोमेटिकली, सही है। तो ये सूडो ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं, जिंक कैडमियम मरकरी। आप जानते हैं ये सारे प्रॉपर्टीज से निराफ करते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि जिनके पास अनपार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, डी सबशेल होता है। फुल फिल्ड हो गया तो वो ट्रांजिशन कहला ही नहीं सकता, फिर वो सूडो ट्रांजिशन। व्हेन एक्सेस ऑफ Ki रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट, ये इक्वेशन आपने कॉपर सल्फेट में पढ़ी होगी, याद है। Ki और CuSO4 के रिएक्शन से क्या बनता है, पोटेशियम आयोडाइड और CuSO4 के रिएक्शन करते हैं, चॉकलेट ब्राउन PPT बनती है Cu2I2 की, क्यूप्रस आयोडाइड जिसको हम कहते हैं, याद है। तो Cu2I2 यहाँ पर इसकी फॉर्मेशन होगी, कहाँ है Cu2I2, है ही नहीं, है ही नहीं, ना ना ना। ऑल हैपेंस एक्सेप्ट डैश, सही तो बोला भाई, सवाल ही पढ़ने नहीं हम लोगों ने, यही मसला। बहुत सारे बच्चे जब मैं ये वीडियो बनाता हूँ ना, बच्चे शिकायत करते हैं ना, कभी कभार होते हैं कोई सवाल गलत लगा लेता हूँ, तो मुझे कमेंट में लिखते हैं बच्चे, यार सर आपने सवाल ही पूरा नहीं पढ़ा, सही आंसर ये था ही नहीं, तो ये अभी सवाल हमने पूरा पढ़ा ही नहीं। ऑल हैपेंस एक्सेप्ट, सब होगा सिवाय इसके। तो ये Cu2I2 भी बनता है, K2SO4 भी बनता है और आयोडीन भी अलग से बनता है। तो बताओ क्या हो रहा है, सिवाय C के सब हो रहा है, A भी हो रहा है और B भी हो रहा है। इक्वेशन कंप्लीट करें अगर हम, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है ना पास पेपर में, याद करो, रट्टा भी मारोगे आपने उसको। ओके, द मेटल यूज फॉर गैल्वेनाइजेशन, ये तो बच्चों वाला सवाल है, बताओ गैल्वेनाइजेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं, जिंक यूज़ करते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन। नेक्स्ट है सिल्वर नाइट्रेट और हीटिंग डिकम्पोजेस टू प्रोड्यूस। सिल्वर नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन याद की है, इस इक्वेशन को हीट करेंगे तो क्या होगा, सिल्वर अलग, NO2 अलग, ऑक्सीजन अलग, ये 3 चीज़ों मिल जाती हैं, डिकम्पोज हो जाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाती है उसकी। क्या आंसर करेक्ट होगा, ए ऑप्शन। ये इक्वेशन है सिल्वर नाइट्रेट की,
ये भी आपने याद की होगी, कुछ इक्वेशन तो मैंने आपको कराए थे चैप्टर 5 में, उनमें से ये भी था। नेक्स्ट है करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द रेट ऑफ कोरोजन ऑफ डिफरेंट मेटल। ओके, अभी तुम लोग गलत बताया था इससे पहले ही। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि हाईएस्ट कोरोजन से लोएस्ट कोरोजन की तरफ जाना है। सबसे तेज़ी से जो मेटल ख़राब होता है उससे शुरू करते हुए वहाँ तक जाए जो सबसे कम तेज़ी से ख़राब होते हैं। मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल से लीस्ट रिएक्टिव मेटल तक जाना है। अब बताओ, मोस्ट रिएक्टिव से लीस्ट रिएक्टिव की तरफ जाना है बच्चों, क्या होगा? बी ऑप्शन सही है बेटा। सोडियम 1 है, बिल्कुल परफेक्ट है, 1 है तो मोस्ट रिएक्टिव सही है। इसके मुकाबले में कौन रिएक्टिव होता है? गलत हो गया। आयरन ज़्यादा जल्दी कोरोड करता है कॉपर के मुकाबले में। तो क्या होना चाहिए अब? सी इज़ द करेक्ट आंसर। आयरन और कॉपर में बेटा, आयरन में जंग जल्दी लगेगा, कॉपर में देर से लगेगा। ऐसे ही है ना भाई, तांबे में देर से जंग लगता है बनिस्बत लोहे के। तो सी नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी होगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर भी यही है सबका। अब बताएं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली कितने होंगे इसमें? Fe+2 में अनपेयर्ड कितना आएगा? S2D + 2S D5। तो अनपेयर्ड मतलब देखा जाए तो D6 है ना, 4 अनपेयर्ड आएगा। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पता है ना, 4 अनपेयर्ड आ जाएगा। Mn+2 ये रहा, 5 अनपेयर्ड आएंगे। Cr+3 कहाँ आ गया? ये रहा, एक यहाँ से निकला बेटा, 2 यहाँ से निकला, 3 अनपेयर्ड आएंगे पक्का, 3। V+5 कहाँ गया? ये रहा V, लो बेटा, 2 यहाँ से निकला, 0 अनपेयर्ड। 4 5 3 0 ए। तो मैं कैसे निकाला? आंसर देने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट क्वेश्चन से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देख कर निकाल लिया। पता लग रहा है कैसे कर रहा हूँ? ये ऊपर वाले काम से कर, ऊपर लिख के छोड़ दिया मैंने बेटा, काम आएगा ये और कुछ नहीं करेगा। और जिसको यही नहीं आता वो क्या मत तक मैंने पता नहीं सॉल्व कर सकता कोई भी MCQ। जिसको यही नहीं पता कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो पहले ये सीखना पड़ेगा, फिर कुछ और सीखना पड़ेगा। इथाइल डायमाइन टेट्राएसीटेट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलती है दुनिया क्या? EDTA इज अ डैश लिगेंड एंड कैरी द चार्ज ऑफ डैश। बोलो, हेक्साडेंटेट तो है, तो या तो B या तो C। चार्ज क्या होता है इस पर? पता है चार्ज क्या होता है किसी को? चलो बताओ। -6 के -4। चलो मैं बनाता हूँ, छोड़ो चार्ज चेक करते हो, छोड़ो हटाओ, नहीं बताओ, इतने सवाल नहीं बताते तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। इथाइल डायमाइन टेट्राएसीटेट, तो सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं? डायमाइन लगा दें, ये सॉरी इथाइल लगा दें, फिर इसके बाद अरे यार दिमाग ख़राब हो गया मेरा। ओके अब सही है, गलत बनाते हैं ना स्ट्रक्चर, दिमाग अब सही है। ये हमारा हो गया इथाइलिन, ये हो गया हमारा डायमाइन। ठीक है, टेट्राएसीटेट 1 2 3 4, एक एसीटेट यहाँ, एक एसीटेट यहाँ, एक एसीटेट यहाँ, एक एसीटेट यहाँ। अब चार्ज चेक कर लो, ये एक नेगेटिव चार्ज यहाँ, दूसरा नेगेटिव चार्ज यहाँ, तीसरा नेगेटिव चार्ज यहाँ, चौथा नेगेटिव चार्ज एसीटेट यहाँ। तो क्या हो गया? C हो गया। हेक्साडेंटेट है और चार्ज इसका -4 है। डेंटिसिटी 6 किस लिए आ रही है कि बाकी 2 लोन पेयर यहाँ पर होते हैं, जिसकी वजह से 4 यहाँ और 2 यहाँ। तो डेंटिसिटी के लिहाज से तो हेक्साडेंटेट, लेकिन चार्ज -4 है, चूँकि एसीटेट आइन 4 लगा हुआ इसके अंदर, टेट्राएसीटेट। समझ, यही स्ट्रक्चर था ना EDTA का, अगर आपको याद हो तो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइंस इज कलरलेस? इनमें से कौन सा आइन होगा जो कलरलेस होगा? B, जिंक +2 होगा ही होगा, तो स्कैंडियम +3 भी होगा। तो स्कैंडियम +3 इसलिए होगा
ये तो S2D1 है ना, तो +3 में क्या होगा, 0 0 हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो पेयर, तो डी ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं है, सिंपल। विच वन इज नॉट अ लिगेंड, इसमें से कौन सा लिगेंड नहीं है? याद रखो बेटा, लिगेंड हमारे पास या तो नेगेटिव होता है या तो न्यूट्रल होता है। लिगेंड कभी भी हमारे पास पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो कौन सा लिगेंड नहीं है? बी नहीं है लिगेंड, चूँकि +1 चार्ज आ रहा है। IUPAC नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिस, इसका IUPAC बताओ जरा क्या निकल रहा है, नोमेनक्लेचर करो।